दोपहर की वो खामोशी थी जो हड्डियों में उतर जाती है। गर्मी इतनी थी कि सड़क की तारकोल पिघल रही थी, हवा में धुआं सा उठ रहा था। पुरानी गलियों में सन्नाटा पसरा था, जैसे पूरा शहर सो गया हो। दूर कहीं किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई, फिर वापस वही भारी दमघोंटू खामोशी। ऐसी खामोशी में चीखें और भी तेज सुनाई देती हैं, पर उस दिन, उस दोपहर किसी ने नहीं सुनी, या शायद सुनना नहीं चाहा। डीसीपी अनन्या राठौर अपनी केबिन में बैठी फाइलें देख रही थी। उसकी उम्र 36 की रही होगी। लंबा कद, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो 12 साल की पुलिस सर्विस में आई थी। उसके बाल कंधों तक थे, हमेशा एक टाइट पोनीटेल में बंधे रहते। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत ज्यादा देख लिया हो। उसके सामने की फाइल पर लिखा था केस नंबर 4782/2023, निहारिका शर्मा, बलात्कार और हत्या। अनन्या ने फाइल खोली, अंदर की तस्वीरें देखी। निहारिका की तस्वीर, 23 साल की लड़की, मेडिकल की छात्रा, मुस्कुराती हुई तस्वीर, जिंदगी से भरी आंखें। और फिर दूसरी तस्वीरें क्राइम सीन की, जो देखकर अनन्या का पेट मरोड़ खाने लगा। और उसने बहुत कुछ देखा था अपने करियर में, लेकिन ये उसने फाइल बंद कर दी, गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर देखा। पुलिस स्टेशन की बाहरी दीवार पर एक कुत्ता छाया में लेटा था, जिंदगी और मौत के बीच कहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस शहर के लोग। दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, अनन्या ने कहा। सब इंस्पेक्टर रमेश अंदर आया। 50 के करीब का आदमी, भारी शरीर और चेहरे पर हमेशा पसीना चमकता रहता। मैडम, वो तीनों पकड़े गए। अनन्या की मुट्ठियां कस गईं। कहां हैं? लॉकअप में। मैडम, वो काफी खतरनाक हैं, राजनीतिक कनेक्शन भी हैं। अनन्या खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई 5 फुट 8 इंच थी। वर्दी में वो और भी इंपोजिंग लगती थी। मुझे उनसे बात करनी है अभी। मैडम, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वकील भी आ रहा है, बड़ा वकील, दिल्ली से। मैंने कहा मुझे उनसे बात करनी है। अनन्या की आवाज में वो धार थी जो बहस खत्म कर देती है। रमेश ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। अनन्या ने अपनी टेबल की दराज खोली। अंदर एक तस्वीर थी, एक लड़की की, 16 साल की, मुस्कुराती हुई, उसी की तरह, जिंदगी से भरी आंखें। अनन्या ने तस्वीर को छुआ। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू नहीं आए। वो बहुत पहले सूख चुके थे। आराध्या, उसने फुसफुसाया, फिर तस्वीर को वापस रख दिया, दराज बंद कर दी और लॉकअप की तरफ चल पड़ी। लॉकअप में 3 आदमी थे, तीनों अलग अलग सेल में। अनन्या ने पहले सेल के सामने रुक कर देखा। अंदर एक आदमी बैठा था। नाम था विकास रावत, उम्र 28, बिल्डर का बेटा। मोटा, गठीला और चेहरे पर एक ऐसी बेशर्मी थी जो अनन्या के खून को खौला रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, जैसे कोई पिकनिक पर आया हो। तुम्हारा नाम विकास रावत है? अनन्या ने पूछा। विकास ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर ऊपर से नीचे तक अनन्या पर घूमी, एक गंदी नजर। हाँ, और तुम कौन हो? नई आई हो क्या? अनन्या ने उसकी बात को इग्नोर किया। 28 मई की रात तुम कहां थे? विकास हंसा। घर पे सो रहा था। झूठ मत बोलो, हमारे पास तुम्हारी गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज है। तुम उस इलाके में थे जहां निहारिका की लाश मिली थी। विकास की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, पर बाकी रही। तो मैं वहां गया था दोस्तों से मिलने। कोई क्राइम नहीं है। कौन से दोस्त? वो जो बाहर खड़े हैं, संजय और दीपक। अनन्या ने दूसरे 2 सेल की तरफ देखा। संजय कुमार, स्थानीय नेता का भतीजा, 26 साल, पतला, लंबा और चेहरे पर एक ऐसी चालाकी थी जो बरसों के सड़े हुए सिस्टम में पली थी। और दीपक मल्होत्रा, डॉक्टर का बेटा, 30 साल, सबसे शांत दिखने वाला, पर उसकी आंखों में जो था वो सबसे डरावना था। कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ठंडी खालीपन। अनन्या ने अपना ध्यान वापस विकास पर केंद्रित किया। निहारिका शर्मा को तुम जानते थे? नहीं, नाम तक नहीं सुना। फिर तुम्हारे नाखूनों के नीचे से उसका डीएनए कैसे मिला? विकास का चेहरा सख्त हो गया। पहली बार उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हुई। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैं बोल रही हूं कि तुमने उस लड़की को मारा। तुम तीनों ने, पहले उसके साथ और फिर उसे मार दिया, क्योंकि वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ, चिल्ला रही थी, और तुम्हें डर लगा कि कोई सुन लेगा।
विकास खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। साबित कर दो, कोर्ट में साबित कर दो। नहीं कर पाओगी, हमारे वकील हैं, हमारे लोग हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, एक लंबा गहरा देखा, फिर धीरे से बोली, देखते हैं। वो दूसरे सेल की तरफ बढ़ी। संजय सेल के कोने में खड़ा था, नाखून चबा रहा था। वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। संजय कुमार, तुम्हारे चाचा विधायक हैं, है ना? संजय ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। तुम्हें लगता है तुम्हारे चाचा तुम्हें बचा लेंगे? इस बार नहीं बचा पाएंगे संजय, क्योंकि इस बार मीडिया है, इस बार पूरा देश देख रहा है। इस बार तुम्हारे चाचा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। संजय के होंठ कांपे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वहां था। बाकी दोनों ने चुप रहे। विकास चिल्लाया। अनन्या मुस्कुराई। पहली दरार तो तुम वहां थे, तुमने देखा और तुमने कुछ नहीं किया। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बोल रही थी, और तुमने कुछ नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो संजय। संजय की आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था। मैंने रोकने की कोशिश की, पर विकास ने। मैंने कहा चुप रह। विकास सलाखों को पकड़कर चिल्लाया। अनन्या ने तीसरे सेल की तरफ देखा। दीपक, वो सबसे शांत था, बैठा हुआ था, आंखें बंद, जैसे ध्यान कर रहा हो। दीपक मल्होत्रा, तुम डॉक्टरी पढ़ रहे थे, है ना? दीपक ने आंखें खोली। उसमें कोई भाव नहीं था। हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि मानव शरीर पर चोट के निशान कितने समय तक रहते हैं। तुम्हें पता होगा कि डीएनए कैसे काम करता है, फिर भी तुमने वो किया। दीपक मुस्कुराया, एक ठंडी बेजान मुस्कान। आप साबित नहीं कर पाएंगी, हमने बहुत सावधानी से काम किया है। सच में? अनन्या ने फाइल से एक कागज निकाला। तुम्हारे कपड़ों से ब्लड स्टेन मिले हैं, निहारिका के। तुम्हारे फोन की लोकेशन उस जगह पर थी उस वक्त। और सबसे जरूरी, एक गवाह है, एक बूढ़ा आदमी जो उस सड़क पर रहता है। उसने तुम तीनों को देखा, उस लड़की को तुम्हारी गाड़ी में जाते देखा और चीखें सुनी। तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार असली डर उनकी आंखों में दिखा। वो बूढ़ा, विकास ने कहा, वो तो अंधा है। अंधा है, बहरा नहीं। और उसने तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी बता दिया। सन्नाटा छा गया। फिर अचानक संजय रोने लगा। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस डर गया था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। कोई दया नहीं थी उसकी आंखों में। तुम्हें डर लगा? उस लड़की को कैसा लगा होगा जब तुम तीनों ने उसे घेरा, जब वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी, तब तुम्हें दया नहीं आई। संजय जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। अनन्या बाहर निकली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। गुस्सा, घृणा और कुछ गहरा, कुछ पुराना। रात के 9 बज रहे थे जब अनन्या अपने घर पहुंची। एक छोटा सा फ्लैट, 2 कमरे, अकेली रहती थी, शादी नहीं की थी। कभी वक्त नहीं मिला, या शायद हिम्मत नहीं हुई किसी को इतना करीब आने देने की। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लाइट जलाई, सब कुछ अपनी जगह पर था, पर फिर भी खाली लगता था, हमेशा खाली लगता था। वो सीधे अपने बेडरूम में गई। एक अलमारी खोली, पीछे से एक डिब्बा निकाला। उसमें पुरानी चीजें थीं, तस्वीरें, पत्र और एक डायरी। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना, उस पर लिखा था, आराध्या की डायरी। अनन्या की बहन, छोटी बहन, 16 साल की थी जब वो हुआ। अनन्या ने पन्ने पलटे। आराध्या की लिखावट, बच्चों जैसी, मासूम। उसमें उसके सपने थे, उसकी ख्वाहिशें, उसकी छोटी छोटी खुशियां, और फिर आखिरी एंट्री जो अधूरी रह गई थी। आज कॉलेज से घर जा रही थी, 3 लड़के बाइक पर आए। उन्होंने मुझे रोका, कुछ पूछ रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भाग गई, पर मुझे डर लग रहा है। काश दीदी यहां होती। बस इतना। उसके बाद खाली पन्ने। 2 दिन बाद आराध्या की लाश मिली थी, एक खाली इमारत में, वैसे ही, उसी तरह। और वो 3 लड़के कभी नहीं पकड़े गए, क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। बस एक टूटी हुई लड़की की लाश और एक टूटे हुए परिवार। अनन्या की मां ने 1 साल बाद ही दम तोड़ दिया। दिल का दौरा, डॉक्टरों ने कहा। पर अनन्या जानती थी कि वो टूटे हुए दिल से मरी थी। उसके पिता अब भी जिंदा हैं, पर जिंदगी से नहीं, बस एक खोल है जो सांस ले रहा है। और अनन्या ने पुलिस ज्वाइन की थी
ताकि कोई और आराध्या न बने, ताकि कोई और परिवार न टूटे। पर हर रोज एक नई केस, हर रोज एक नई लड़की, और अनन्या कुछ नहीं कर पा रही थी। सिस्टम बहुत मजबूत था, भ्रष्टाचार बहुत गहरा था। उसने डायरी बंद कर दी और रोने लगी। पहली बार 12 सालों में वो रोई, जोर जोर से, ऐसे रोई जैसे उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ रहा हो। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। अनन्या वहां पहुंची। तीनों आरोपी भी थे और उनके साथ एक महंगे सूट में एक आदमी, वकील राजेश खन्ना, देश के सबसे मशहूर क्रिमिनल लॉयर में से एक। अनन्या ने उसे देखा। उसे पता था यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सुनवाई शुरू हुई। राजेश खन्ना ने अपना केस रखा। योर ऑनर, ये एक मनगढ़ंत केस है। मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना पक्ष रखा। योर ऑनर, हमारे पास डीएनए सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है और एक गवाह है। गवाह? राजेश खन्ना मुस्कुराए। वो बूढ़ा आदमी जो अंधा है, उसकी गवाही कितनी विश्वसनीय है? वो अंधा है, बहरा नहीं। उसने चीखें सुनी और गाड़ी का नंबर सुनकर लिखा। लिखा? एक अंधा आदमी ने लिखा? राजेश खन्ना ने हंसते हुए कहा, योर ऑनर, ये बेतुका है। जज ने सोचा, फिर बोले, मुझे वो गवाह कोर्ट में चाहिए, अगली सुनवाई में। सुनवाई स्थगित हो गई। अनन्या बाहर निकली। उसे पता था कि राजेश खन्ना सही कह रहा था। बूढ़े आदमी की गवाही कमजोर थी और डीएनए सबूत को भी चुनौती दी जा सकती थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ पक्का। वो पुलिस स्टेशन वापस आई, रमेश से बात की। उस जगह को फिर से खंगालो, हर चीज, हर कोना। कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो होगा जो हमने मिस किया है। रमेश ने सिर हिलाया। टीम को लेकर निकल गया। अनन्या अपनी केबिन में बैठी, फाइलें फिर से पढ़ने लगी। हर डिटेल, हर छोटी से छोटी बात। और फिर उसे कुछ दिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। निहारिका के हाथ में कुछ फंसा हुआ था, कपड़े का एक टुकड़ा, नीले रंग का।